फ्रेंड, जितने भी बिहार बीसीईसी 2025 का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज मैं एक छोटा सा रिवीजन लाया हूं, जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से है, एनसीईआरटी का चैप्टर है। और जो ये एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़े होंगे उनको जो है रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ से जो है बीसीईसी में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग ये जो है, मैं अभी छोटा सा टॉपिक में आप लोग को बता रहा हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को जो है स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, वही आप लोगों को एनसीईआरटी जो होता है वो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, और उसका जो है कुछ कुछ एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है। जो पढ़े होंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बीसीईसी में हर साल आते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं एनसीईआरटी ने लिखा क्या है कि सबसे पहले एनसीईआरटी में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, तो अलग अलग एनिमल में जो है अलग 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 ग्रुप ऑफ एनिमल में जो है अलग अलग सर्कुलेशन का जो है ट्रांसपोर्ट का जो है मेथड होता है। जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है यूज स्पेशल फ्लूइड विथ देयर बॉडी ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। और कुछ जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो है स्पेशल फ्लूइड होते हैं उनके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जो है मटेरियल होते हैं। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी ब्लड जो है मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वुमेन फॉर दिस पर्पस। तो ह्यूमन और जो है और जो एनिमल्स है उनमें जो है मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड जो है वो ब्लड होता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में भी ब्लड ही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन। और अनदर बॉडी फ्लूइड होता है उसको लिम्फ कहते हैं, और एक ब्लड होता है एक लिम्फ होता है। तो ब्लड और लिम्फ क्या है, वो दोनों जो है ब्लड से ही लिम्फ बनता है। जो कैपिलरी में जो ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, और कुछ मटेरियल जो है बाहर ही रह जाते हैं, और मोस्ट ऑफ जो है फिर से जो है कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो कैपिलरी के बाहर बच जाते हैं उसको लिम्फ कहते हैं। और ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम एक होता है जिसके थ्रू लिम्फ का जो है पूरा जो है उसका सर्कुलेशन होता है, और फिर से जो है वापस ब्लड में आकर लिम्फ जो है मिल जाती है। तो ब्लड और लिम्फ हो गया। इसके अलावा जो है इसके यही जो है पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले ब्लड पढ़ेंगे, और ब्लड का मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगता है ये टॉपिक तो कमेंट कीजिएगा। और ब्लड का फुल डिटेल में अभी बताऊंगा। ब्लड है, प्लाज्मा है, और ब्लड ग्रुपिंग है, तो मैं ब्लड अभी पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ब्लड स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ब्लड जो है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो है पूरा बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं सबको कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जो कि ब्लड जो है क्या क्या कंसिस्ट मतलब करता है, वो जो है फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। ब्लड में जो है फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट आते हैं। जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको क्लियरली पता चल रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो सुन लीजिएगा। और बीसीसी में जो है ऐसा ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड में ही रहता है प्लाज्मा। जब ब्लड को आप हाई सेंट्रीफ्यूज करिएगा तो उसके बाद जो है हाई स्पिन पर सेंट्रीफ्यूज कीजिएगा तो फॉर्म एलिमेंट जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर जो है येलोइश कलर का जो है स्ट्राक कलर का जो है एक फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड, उसे कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज स्ट्रा कलर, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया। प्लाज्मा जो है स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, और ये जो है नियरली अबाउट 55% ऑफ ब्लड होता है। तो जितना ब्लड है उसका 55% जो है प्लाज्मा होता है। और बॉडी में जो है ब्लड कितना होता है, तो ब्लड जो है 5 से 6 लीटर होते हैं मेल में, और फीमेल में जो है 4.5 से 5.5, मतलब फीमेल में थोड़ा कम होता है ब्लड। और उसका 55% जो है, और जो है 55% जो ब्लड है उसका 90 से 92% जो है प्लाज्मा का वो जो होता है वाटर होता है। और बाकी के जो है 8 से 10% वो जो है प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। और फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये जो है मेजर प्रोटीन होते हैं। 6 से 8% जो होते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद जो है फाइब्रिनोजेन आर नीड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो फाइब्रिनोजेन जो है वो एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है टोटल 13 होते हैं, और उसमें से एक जो है फाइब्रिनोजेन है जो कि क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है। उसके बाद जो है ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो जो है डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है ऑफ बॉडी। एंड एल्बुमिन जो है हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए जो है एल्बुमिन हेल्प करता है। उसके बाद जो है प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम आयन, सोडियम और कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन जो है ये भी मिनरल्स रहते हैं प्लाज्मा में। और ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड, ETC ये भी जो है रहते हैं प्लाज्मा में ही, आर
ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा में रहते हैं। और प्लाज्मा में जो है प्रोटीन, आयंस और जो है और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सब जो है प्लाज्मा में ही रहते हैं। और उसके बाद जो है दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, ऑलवेज जो बॉडी में पाया जाता है। और उसके बाद जो है फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। जो क्लोटिंग फैक्टर जो है वो भी जो है ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, वो भी प्लाज्मा में ही रहता है इन इनएक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो रहता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो जो प्लाज्मा में जो है क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है उसको सीरम कहते हैं। जैसे कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो ब्लड को क्लॉट करा देते हैं, और उसके अलावा जो फिर बचता है उसको हम लोग प्लाज्मा ना कह के सीरम कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा और सीरम में अंतर आता है। तो यही कहिए कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो सीरम में जो है क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। तो क्लोटिंग फैक्टर कहाँ चल जाता है? तो क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करा देता है। जैसे शरीर से बाहर निकला तो ब्लड को क्लॉट कराने लगता है। और क्लॉट कराने में जो है सारा, जैसे कि फाइब्रिनोजन है वो क्लॉट करा देता है, और ब्लड जो है देखिएगा डॉट डॉट की तरह जो है थक्का जम जाता है। तो वो क्लोटिंग फैक्टर सारा उसी में यूज हो जाते हैं। और उसके अलावा जब जो बचता है उसको सीरम कहते हैं, उसमें कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। ये हो गया ब्लड एंड प्लाज्मा में, सॉरी प्लाज्मा एंड सीरम में अंतर। उसके बाद जो है अब फॉर्म एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड जो है यहाँ पर कह सकते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट होता है। फॉर्म एलिमेंट और प्लाज्मा मेनली दो टाइप होते हैं। और उसके बाद जो है फॉर्म एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट क्या है? तो ब्लड में जो है प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट, उसके अलावा जो होते हैं सेल होते हैं। तो उसी सेल को जो है फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। उसी फॉर्म एलिमेंट से मिलकर जो है ब्लड बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फॉर्म एलिमेंट कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो फॉर्म एलिमेंट कौन कौन सा होते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है कि फॉर्म एलिमेंट जो है इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट। तो तीन जो है इरिथ्रोसाइट जो कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, तीनों को मिला के जो है फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो है 45% ये फॉर्म एलिमेंट होते हैं। 55% जो है वो तो प्लाज्मा ही हो गया। बाकी जो 45% बचे उसमें तीनों में उसमें जो है ये तीन आते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो उसके बाद अब पढ़ते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स क्या है? इसको जो है आरबीसी कहते हैं, और इसको जो है रेड ब्लड सेल पूरा नाम है। ऑलमोस्ट अबाउंडेंट ऑल, सबसे ज़्यादा जो है सेल इन द ब्लड में जो है सबसे ज़्यादा सेल जो रहता है वो इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी ही है। तो आप लोगों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसी का अदर नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, या फिर फुल नेम जो क्या है वो रेड ब्लड सेल। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर MM³ तो आरबीसी की संख्या कितना होता है पर MM³ में ब्लड में? तो वो जो है 5 मिलियन टू 5.5। तो मतलब कि 1 मिलियन में जो है 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन टू 5.5 मतलब कि 50 से 55 लाख होता है पर MM³ ब्लड में। उसके बाद जो है आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। तो अडल्ट में जो है रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, और बोन मैरो भी जो है ये दो टाइप के होते हैं। तो रेड बोन मैरो में जो है वो आरबीसी बनता है। और आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि आरबीसी में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। जैसे जैसे इमेच्योर से मेच्योर की ओर वो बढ़ता है आरबीसी, तो उसमें जो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाते हैं। और न्यूक्लियस जो है एब्सेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो है आरबीसी को जो है गैस जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना रहता है, तो न्यूक्लियस न रहने की वजह से वो जो है ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। तो न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। मोस्ट ऑफ मेमल है बाइकॉनकेव इन शेप। तो आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव होता है। तो आरबीसी को साइज कैसा होता है? बाइकॉनकेव। और इसको याद करने का एक ट्रिक ये है कि आरबीसी का नाम में ही उसका साइज छुपा हुआ है। जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल इसका फुल नाम हुआ, और आर से जो है राउंड हुआ, और बी से जो है बाई हुआ, और सी से जो है कॉनकेव हुआ। तो आरबीसी का जो है साइज कैसा होता है? तो राउंड बाई कॉनकेव होता है। और फुल नेम भी हो गया रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये इसका जो है ट्रिक है। और ये ट्रिक आप लोगों को पता था कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाई कॉनकेव होता है सिर्फ इसका, अराउंड बाई कॉनकेव होता है। उसके बाद जो है दे हैव रेड कलर, ये इसका कलर जो है रेड होता है। फुल फॉर्म में ही जो है रेड ब्लड सेल नाम है। आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में जो है आयरन कंटेन करता है, और आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन, और उसमें जो है कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है उसको जो है हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन आता है, जिसकी वजह से वो लाल दिखता है, रेड दिखता है, ये आप लोग जानते होंगे। और जो है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है और कैरी करता है। उसके बाद जो है हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स।
ठीक है। उसके बाद जो है हेल्दी इंडिविजुअल्स है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, तो 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और हीमोग्लोबिन ही कम हो जाता है तो बोला जाता है कि ब्लड की कमी है। ये जो है मेल और फीमेल और चाइल्ड में जो है अलग अलग होते हैं हीमोग्लोबिन का जो है नॉर्मल रेंज। तो आप लोग जो है नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में यहाँ पे बताया गया है कि 12 से 16 ग्राम है एनसीईआरटी में, तो आप लोग ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है रेड दीज मोलिक्यूल हैव सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। तो हीमोग्लोबिन का जो मेन रोल है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में इसका बहुत योगदान होता है। उसके बाद जो है आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज। तो आरबीसी का जो है लाइफ स्पेन 120 दिन होता है, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि आरबीसी का जो है लाइफ स्पेन जो है 3 से 4 मंथ होता है। ठीक है। और आफ्टर विच मतलब 120 दिन के बाद ये क्या होगा, तो आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। तो स्प्लीन में जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि डेड हो जाता है। और स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, जो कि एनसीईआरटी में लिख दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं फोटो लगा दूंगा। उसके बाद जो है अब आरबीसी खत्म हो गया। आरबीसी में रिवीजन कर लीजिए कि आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें जो है आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और नॉर्मल एडल्ट में जो है आरबीसी जो है 5 से 5.5 मिलियन पर MM³ रहता है। और उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन कैरी करता है। नॉर्मल जो रेंज है अडल्ट में वो 12 से 16 ग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है अलग अलग जैसे कि फीमेल, मेल, एडल्ट और चाइल्ड में जो है अलग अलग इसका हीमोग्लोबिन का वेरी होता है, बट आप लोग को नहीं उतना अभी जानना है, इतना ही याद रखिए जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। और आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है ये 120 दिन होता है, ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सारा कुछ है। और स्प्लीन में जो है आरबीसी जाके डेड हो जाता है, और स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो ये था आरबीसी के बारे में। और टोटल ब्लड का जो है फॉर्म एलिमेंट जो है 45% होता है। ठीक है। और ब्लड जो है टोटल ह्यूमन में जो है 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद अब आता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। और ल्यूकोसाइड्स यहाँ पर बताया गया है कि ल्यूकोसाइड्स आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये कलरलेस होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिख दिया गया है। उसके बाद जो है दे आर न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मतलब कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो है अलग अलग पार्ट है, तो भी मैं इसमें बताया गया वो भी मैं बताऊंगा। तो न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विद रिलेटिवली जो है लेसर मतलब बहुत कम होता है आरबीसी की अपेक्षा में। एवरेज जो है 6000 से 8000 MM³ होता है डब्ल्यूबीसी, बहुत कम होता है ऑफ ब्लड। लिकोसाइड्स आर जनरली शॉर्ट लाइफ, ये जो है ज़्यादा दिन नहीं रहता, 8 से 10 दिन डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद जो है वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो है 2 मेन कैटेगरी होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होता है एग्नुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स और एग्नुलोसाइट्स किस बेसिस पे बताया गया है, तो डब्ल्यूबीसी के कुछ सेल्स जो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें जो देखा गया कि कुछ सेल्स में जो है ग्रेनुल्स रहते हैं, जैसे कि दाना दाना टाइप के कुछ सेल्स पे रहते हैं। जब वो आप लोग माइक्रोस्कोप में कभी देखिएगा, जब देखा जाता है तो उसमें दाना दाना टाइप के दिखता है। तो जो दाना दाना टाइप के दिखता है उसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और जिनमें ग्रेनुल्स नहीं रहते हैं मतलब उसको एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स मतलब कि एब्सेंट होता है ग्रेनुल्स। ठीक है। तो 2 टाइप के यहाँ पर बताया गया है। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, 2 टाइप का हो गया। उसके बाद जो है ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या आता है, तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 होते हैं मेजर, वो जो होता है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। तो ये हो गया 3। और इसका साइज और कलर और न्यूक्लियस कैसा होता है इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो 3 हो गया ग्रेनुलोसाइट्स का, डब्ल्यूबीसी का 2 टाइप हो गया, ग्रेनुलोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स। फिर जो ग्रेनुलोसाइट्स हुआ उसका जो है 3 टाइप हो गया, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। ठीक है। और इसका जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। और ये ग्रेनुलोसाइट्स में जो है आता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जो कि 2 टाइप होता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स का 2 टाइप और ग्रेनुलोसाइट्स का 3 टाइप होता है। न्यूट्रोफिल, अब देखिए अब एक ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बताया गया है कि ग्रेनुलोसाइट्स में जो 3 सेल्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबाउंडेड सेल्स,
जो सबसे ज़्यादा में रहता जो है सेल्स वो है न्यूट्रोफिल, 60 से 65% होता है न्यूट्रोफिल, 60 से 65% होता है अब टोटल डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जितना होता है उसका जो है 60 से 65% जो है न्यूट्रोफिल होता है। तो एवरेज डब्ल्यूबीसी जो है 6 से 8 हज़ार होता है। ठीक है, तो उसका जो है डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% जो है वो होता है न्यूट्रोफिल। तो कितना संख्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 6 से 8 हज़ार का 60 से 65% निकालिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना संख्या होता है डब्ल्यूबीसी का। उसके बाद जो है बेसोफिल आर लिस्ट। तो बेसोफिल जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है जो कि 0.5 to 1% होता है। तो इसका भी आप लोग 6 से 8 हज़ार का 0.5 से 1% आप लोग निकाल के कमेंट करके बताइएगा कितना संख्या होता है बेसोफिल का। और जो है बेसोफिल का बताया एनसीईआरटी में, न्यूट्रोफिल का बताया। उसके बाद जो है इयोसिनोफिल जो है वो न्यूट्रोफिल एंड जो है 6 से 8 न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक। हाँ, फेगोसाइटिक सेल्स। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो है वो फेगोसाइटिक होता है। जैसे कि जो बाहर से कोई जो है बैक्टीरिया वायरस जाता है तो उससे लड़ने का काम जो है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स करता है। और मोनोसाइट्स जो है 6 से 8% होता है। और ये जो है ग्रेनुलोसाइट्स में जो है सबसे बड़ा सेल जो होता है वो होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। तो बॉडी में जो है बाहर से जो है पैथोजेन या फिर जो है बैक्टीरिया वायरस आता है तो उससे लड़ने का काम न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करता है। उसके बाद जो है बेसोफिल सीक्रेट। और बेसोफिल का क्या काम है, तो वो जो है हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। तो बेसोफिल से 3 एंजाइम निकलते हैं जो कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन जो है ये तीनों सीक्रेट करता है बेसोफिल। और एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और बेसोफिल जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है। हाँ, और इस्नोफिल के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस्नोफिल जो है वो 2 से 3% होते हैं। सबसे लीस्ट होता है बेसोफिल। और बेसोफिल को जो है माइक्रोस्कोप में देखिएगा, जब स्टेन होकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो वो ब्लू कलर का दिखता है। और न्यूट्रोफिल का जो है वो पिंक कलर का दिखता है। और उसका जो है लोब्स जो होता है मल्टी लोब्स होता है, जैसे कि 4-5, किसी में 6 लोब होते हैं न्यूट्रोफिल में। और इस्नोफिल जो है 2 से 3% होता है। और 2 से 3% आप लोग टोटल डब्ल्यूबीसी का निकाल के बताइएगा कितना संख्या में होता है। 2 से 3% हो गया। रेसिस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में जो है स्नोफिल काम करता है। एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में भी ये जो है बढ़ जाता है। उसके बाद जो है अब आ गया एग्नुलोसाइट्स। तो एग्नुलोसाइट्स में आ गया लिम्फ। मैं जो हूँ सभी का जो है पिक्चर जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देखते जाइएगा। फिर आ गया लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो है 20 से 25% होता है। लिम्फोसाइट्स जो है 20 से 25% होता है। और आर ऑफ 2 मेजर टाइप। तो लिम्फोसाइट्स जो है 2 टाइप का होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी फॉर्म, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें जो है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स जो है काम करते हैं इम्यून सिस्टम को बनाने में। तो जिसका इम्यून सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा बरियार होता है उसमें बी और टी जो है काफ़ी रहते हैं। जो है अब आ गया प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो है छोटा सा बस 4 लाइन में है इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। और बस इतना ही जानना है, और इससे ज़्यादा जानना है तो वो भी अच्छा रहेगा जानकारी के लिए। तो प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जैसे आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स था। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम जो था वो ल्यूकोसाइट्स था। और फुल नेम जो है डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल होता है। और आरबीसी का फुल नेम होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये दूसरा नाम करके भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि दूसरा नाम क्या है। थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। तो प्लेटलेट्स बनता कैसे है, तो बोन मैरो में जो है मेगा कैरियोसाइट नाम का सबसे बड़ा सेल होता है। वही जब टूटता है तो प्लेटलेट्स दिखता है। और प्लेटलेट्स जो है जब आप लोग माइक्रोस्कोप या स्लाइड में देखिएगा तो सबसे छोटा छोटा दिखता है प्लेटलेट्स। और मेगा कैरियोसाइट्स यहाँ पर लिख दिया गया है कि स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो में स्पेशल सेल होता है। बोन मैरो क्या होता है, तो बोन मैरो जो बोन के अंदर का स्पेस होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। उसी में जो है सारा सेल्स बनते हैं। तो उसी में जो है एक मेगा कैरियोसाइट्स नाम का जो है सेल्स होता है, बड़ा सेल, वो जो है टूटता है तो मतलब तो उसका जो फ्रेगमेंट है वो उसी से जो है प्लेटलेट्स बनता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जो है ब्लड नॉर्मली कंटेन, मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स कितना रहता है, तो वो जो है एनसीईआरटी में दिया गया है 1.5 लाख से 3 लाख।
1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ जो है रहता है। और WBC कितना रहता था, तो 6 से 8 हज़ार पर mm³। और RBC कितना रहता था, तो RBC सबसे ज़्यादा संख्या में रहता है, ये याद रखिएगा। तो RBC रहता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है। उसके बाद जो है प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सबस्टांस। प्लेटलेट जो है सबस्टांस रिलीज करता है, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कोगुलेशन और क्लोटिंग में जो है प्लेटलेट्स हेल्प करता है, और जो है प्लेटलेट्स चिपक जाता है आन के और क्लोट बनाने में मदद करता है। रिडक्शन इन नंबर और रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि किसी को कट गया तो उसका ब्लड जो है बहता ही रहेगा, क्लॉट नहीं करेगा, स्टॉप नहीं होगा, तो उसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। जिससे कि आप लोगों को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो जैसे कि कोई कट जाता है तो रुकेगा नहीं, ब्लड फ्लो होते रहेगा और ब्लड का जो है काफ़ी लॉस हो जाएगा बॉडी में, जिससे अब जो है जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है उसको जो है डेथ भी हो सकता है। उसके बाद जो है प्लेटलेट जो है डेंगू में भी कम होता है, तो उस समय जो है प्लेटलेट जगाया जाता है। प्लेटलेट्स का जो कलर है वो कुछ वाइट टाइप का होता है। आप लोग जब स्लाइड में देखिएगा तो छोटा छोटा दिखेगा, और उससे बड़ा जो होता है RBC होता है, फिर उससे बड़ा जो है WBC का जितने सेल्स हैं वो सब रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फोटो भी स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप लोग सारा सेल्स वगैरह का देख लीजिएगा। और आप लोगों को ये जो ब्लड मैंने टॉपिक अभी बताया उससे कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और सबका यहाँ पर मैं बता देता हूँ, साइज सबसे ज़रूरी है, साइज से भी फोटो पूछ लिया जाता है, और कौन कितना % पाया जाता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेसोफिल जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन या हिपेरिन सीक्रेट करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन क्या काम करता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये फॉर्मिलिमेंट का जो काम है। ठीक है, तो ये मैंने आज ब्लड टॉपिक पढ़ाया, और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग उससे भी क्वेश्चन आता है, ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया। ब्लड ग्रुपिंग में जो है 4 टाइप होता है ब्लड ग्रुप का। ठीक है, उसमें जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो एंटीबॉडी एंटीजन होता है वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉर्मल वैल्यू भी सबका याद रखिएगा, WBC RBC प्लेटलेट्स का जो पढ़े होंगे उनको याद होगा। और ब्लड में क्या क्या रहता है, जैसे कि आयंस रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, सेल्स रहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर भी रहता है, ग्लूकोज माइनोसिड लिपिड्स भी रहता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए छोटा सा रिवीजन। जो पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो गया होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे वो लोग पढ़ के आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस डाउट का जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को कुछ और डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।